नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना की जो अगस्त 2024 में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई थी। जी, एक युवा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक भयानक अपराध हुआ और दुखद रूप से उनकी जान चली गई। हाँ, और उनका शव कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिला था। हमारे पास इस घटना, फिर उसकी जांच और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उस पर काफी जानकारी है अलग-अलग स्रोतों से। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझें कि असल में क्या हुआ था, जांच में क्या उतार चढ़ाव आए और इस पूरे मामले के मायने क्या हैं। हाँ, तो चलिए इन जानकारियों की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। तो शुरुआत करते हैं। ये घटना, जैसा आपने कहा, अगस्त की है। जी, 9 अगस्त की घटना है ये। हम्म। और अगले ही दिन मतलब 10 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर की गिरफ्तारी हुई। अच्छा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि शुरू में गैंग रेप की बातें चल रही थीं, लेकिन बाद में सीबीआई ने कहा कि नहीं, ये गैंग रेप नहीं था। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का काम था। हाँ, सीबीआई का निष्कर्ष यही था कि ये एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है। लेकिन इस एक घटना ने जैसे एक भूचाल ला दिया। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर सड़कों पर आ गए। हाँ, वो हड़ताल तो बहुत लंबी चली थी, करीब 42 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, और सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ कुछ वैसी ही तस्वीरें थीं जैसे हमने निर्भया कांड के समय देखी थीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आरजी कर कॉलेज तो जैसे विरोध का एक केंद्र ही बन गया था। वहाँ तोड़फोड़ की भी खबरें थीं, गिरफ्तारियां भी हुईं। हाँ, करीब 19-25 लोग गिरफ्तार हुए थे। ये गुस्सा शायद सिर्फ अपराध पर नहीं था, व्यवस्था पर भी था। लगता तो यही है। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और देखिए, जो स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी, उस पर सवाल उठने लगे थे। किस तरह के सवाल? सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही थी और इसी वजह से मामला फिर हाई कोर्ट गया। कलकत्ता हाई कोर्ट? जी हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को ये केस सीबीआई को सौंप दिया। अच्छा, उसी दिन? हाँ, और उसी दिन एक और बड़ी बात हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। ओह, और सरकार ने भी कुछ एक्शन लिया था शायद? हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 सीनियर अस्पताल अधिकारियों का तबादला कर दिया था। मतलब दबाव बहुत ज्यादा था हर तरफ से। और ये मामला सिर्फ राज्य तक ही नहीं रुका? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान मतलब बिना किसी के याचिका दायर किए? जी बिल्कुल। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद दखल दिया और एक टास्क फोर्स भी बनाई डॉक्टरों की सुरक्षा के नियमों के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था। डॉक्टरों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। सही कहा। और इसी के चलते केंद्र सरकार ने भी देश भर के अस्पतालों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की। जैसे कि? जैसे बेहतर सीसीटीवी कवरेज हो, अस्पतालों में लाइटिंग ठीक हो, सुरक्षाकर्मी ज्यादा हों और हर घटना का ठीक से रिकॉर्ड रखा जाए, मतलब एक रजिस्ट्री बनाई जाए। तो इस एक घटना ने वाकई पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा जांच पर आते हैं। सीबीआई ने पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट का इस्तेमाल किया। आरोपी पर तो समझ आता है, लेकिन सहकर्मियों और पूर्व प्रिंसिपल पर भी? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बयानों में काफी विरोधाभास मिल रहा था। मतलब बातें मैच नहीं कर रही थी। अच्छा। और इसके अलावा वो क्राइम सीन से छेड़छाड़ और एफआईआर में देरी के आरोप तो थे ही। मामला आगे बढ़ा और मार्च 2025 में सीबीआई ने उन 11 पुलिस वालों को भी बुलाया जो घटना की रात ड्यूटी पर थे। 11 पुलिस वाले? मतलब जांच काफी गहरी जा रही थी। हाँ, परतें काफी उलझी हुई लग रही थी। फिर मामला अदालत गया। नवंबर 2014 में ट्रायल शुरू हुआ, दिसंबर में आरोप तय हुए। कितने गवाह थे? करीब 59 गवाह पेश किए गए थे। और फिर जनवरी 2025 में फैसला आ गया। जी, संजय रॉय को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। सजा क्या हुई? उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, मतलब अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने की सजा। साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी। कितना मुआवजा? करीब 1.7 मिलियन रुपए, यानी 17 लाख रुपए। लेकिन मौत की सजा नहीं दी गई? नहीं, अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, इसलिए मौत की सजा नहीं हुई। और मई 2025 तक की खबर थी कि रॉय को जेल में बागवानी का काम सौंपा गया है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई है ना? क्योंकि जून 2025 में, मतलब फैसले के कुछ महीने बाद, पीड़ित के माता पिता ने सीबीआई पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। उनका कहना था कि सीबीआई राजनीतिक और पैसे के दबाव में झुक गई है और सबूत दबाए गए हैं, असली दोषियों को बचाया गया है। जी, यही उनके आरोप थे। ये बहुत बहुत गंभीर आरोप है किसी जांच एजेंसी पर। और वो डीएनए वाली बात क्या थी? घटनास्थल पर किसी दूसरी महिला का डीएनए मिला था। हाँ, ये एक और पेंच है।
सीबीआई का कहना है कि ये ऑटोप्सी के दौरान हुआ संदूषण था, मतलब गलती से लग गया। लेकिन परिवार और कुछ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं है। नहीं, वो इस थ्योरी को नहीं मान रहे हैं। तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो दूसरा डीएनए किसका था और कैसे आया। और अभी हाल में भी कुछ हुआ है। जून 2025 में कोर्ट ने सीबीआई को कुछ कहा है। हाँ, सियालदा कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना था कि आप बार-बार एक जैसी स्टेटस रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं। अच्छा। और कोर्ट ने यह भी पूछा कि घटना से पहले पीड़िता के साथ जो 4 डॉक्टर थे, उनसे हिरासत में पूछताछ क्यों नहीं की जा रही। ओ, तो मतलब कोर्ट भी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है। अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को तय हुई है, तो मामला भी चल रहा है, पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और इसका असर दूसरी तरफ भी दिख रहा है, जैसे वो डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी जिन्होंने विरोध प्रदर्शन लीड किया था, उनका तबादला हो गया। हाँ, मार्च 2025 में उनका तबादला हुआ और कई लोग इसे बदले की कार्रवाई की तरह देख रहे हैं। और ये मामला अब भी रेफरेंस पॉइंट बन रहा है। हाल में कोई लॉ कॉलेज का मामला आया तो फिर आरजी कर का जिक्र हुआ। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए आरजी कर कांड का हवाला दिया। और पीड़ित के पिता, वो तो आज भी सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं रह गई। इसने डॉक्टरों की सुरक्षा, जांच एजेंसियों की भूमिका, सिस्टम की खामियों, इन सब पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सही कहा। एक व्यक्ति को सजा जरूर हुई है, लेकिन जो परिवार के आरोप हैं, वो डीएनए का अनसुलझा सवाल है, कोर्ट की हालिया टिप्पणियां हैं, ये सब बताता है कि न्याय की तलाश शायद अभी पूरी नहीं हुई है। यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। ये सारी जानकारी जो हमारे पास स्रोतों से आई है, उसे देखने के बाद क्या लगता है क्या? कि जो सबक आरजी कर कांड से सीखे गए, जो कदम उठाए गए, जैसे वो सुरक्षा गाइडलाइंस वगैरह, क्या वो वाकई जमीनी स्तर पर डॉक्टरों या आम लोगों के लिए सुरक्षा का माहौल बना पाए हैं, या अभी भी बड़े व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत महसूस होती है।